आज जो मैं मर्डर मिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री। जब ये मर्डर हुआ था तो ना तो कोई विटनेस थे ना ही कोई एविडेंस, लेकिन इस मर्डर की स्टोरी में 6 पॉइंट ऐसे थे जो पुलिस के गले नहीं उतरी और जिससे ये केस सॉल्व हो गया। तो क्या थी ये मर्डर मिस्ट्री और वो 6 पॉइंट क्या थे जिसकी वजह से ये केस खुल गया? आइए जानते हैं आज की कहानी में। इससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको क्राइम की कहानियों में दिलचस्पी है। 28 जून 2016 मंगलवार का दिन सूरत के एक पॉश एरिया पार्ले पॉइंट में डिसीज जरीवाला का लाश मिलता है अपने ही घर में। उनकी पत्नी का नाम बेल्सी था। अगले दिन अखबार में चारों तरफ इन्हीं की खबर थी क्योंकि ये सूरत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एक कपड़े का कारोबारी जिसकी करोड़ों की संपत्ति हो। तो खबर आग की तरफ फैलेगी है। पुलिस छानबीन शुरू करती है, लेकिन शुरुआती छानबीन में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। क्राइम सीन ऐसा था कि 2 मंजिला मकान थे इनके। जब पुलिस उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा था। अलमारी खुले हुए हैं, बेडरूम पूरी तरह से तहस नहस है। लेकिन इस घर में सिर्फ 3 लोग थे जिसमें 2 लोग विटनेस थे। पहला डिसीज जरीवाला खुद जिनका मर्डर हुआ था, दूसरा उनकी पत्नी वेल्सी और तीसरा उनके 1.5 साल की एक बच्ची भी थी। तो जाहिर तौर पर है कि बच्ची को विटनेस के तौर पे तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसकी उम्र महज 1.5 साल थी। तो घर में 3 लोग जिसमें एक की मौत हो चुकी थी और दूसरी इतनी छोटी है कि वो कुछ बता नहीं सकती थी, तो बच गई वेल्सी। अब पुलिस को सिर्फ वेल्सी से उम्मीद थी कि वही कातिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन घर के जैसे हालात थे, जैसे सामान बिखरा पड़ा था, सब कुछ उलट पुलट था, तो ये सब देख के पुलिस को यही लगता है कि ये मामला चोरी का है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, सारे पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पड़ोसियों से कुछ ज़्यादा हेल्प मिलती नहीं है। दिक्कत ये था कि कत्ल की एकमात्र गवाह वेल्सी थी, लेकिन वेल्सी के जो हालात थे वो पूछताछ के लायक नहीं थे। वो इतना रो रही थी, रो रो कर बेहोश हो जा रही थी। ऐसे में पुलिस उससे पूछताछ कैसे कर? शादी के महज 2 साल हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि पति के जाने का दुख सबसे ज़्यादा उसी को था। और पुलिस भी समझ रही थी कि गम इतना छोटा नहीं है, तो अभी पूछताछ के लिए बुलाना सही नहीं। करीब 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वेल्सी की हालत ठीक नहीं हो रही थी। वो लगातार सदमे में थी, रोए जा रही थी और बार बार बेहोश हो जाती थी। फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखती है, लेकिन पड़ोसियों से और आसपास के लोगों से कुछ मिलता है। पुलिस बिल्कुल अंधेरे में थी। 3 दिन के बाद पुलिस बेल्सी को पड़ोसियों और उसके रिश्तेदार की मदद से नॉर्मल करती है और चाहती है कि कुछ जांच में उसकी मदद करे ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। फिर बेल्सी ने जो कहानी सुनाई वो ये थी कि 27 जून को उसी के एक रिलेटिव के यहाँ डिनर पे बुलाया गया था। डिसीज के रिलेटिव के यहाँ ये तीनों उसके घर पे गए डिनर करने के लिए। वहां से रात करीब 9:30 बजे ये लोग घर वापस लौटे। जैसे ही घर पहुंचते हैं, वेल्सी अपनी छोटी बेटी को लेकर के फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में चली जाती। डिसीज भी साथ साथ फर्स्ट फ्लोर तक आया, लेकिन सडनली उसे याद आता है कि नीचे पार्किंग की एरिया में लाइट बंद करना भूल गया है। डिसीज बेल्सी से कहता है कि मैं नीचे लाइट बंद करने के लिए जा रहा हूँ और वो चला जाता है। लेकिन नीचे जाने के 5-10 मिनट के बाद भी जब डिसीज ऊपर नहीं आता है तो वेल्सी को चिंता होती है और उसके बाद वेल्सी ने बेडरूम से ही उसको आवाज दी। तो डिसीज ने उसको नीचे पार्क से ही जवाब दिया कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ये कहने के बाद वेल्सी अपने काम में बिजी हो जाती है। उसको लगता है कि 1-2 मिनट में वो ऊपर आ ही रहे हैं, लेकिन 1-2 मिनट बीतने के बाद भी जब वो वापस नहीं आते तो वेल्सी को कुछ गड़बड़ लगता है। फिर वो अपनी छोटी बेटी को बेडरूम में सुलाकर कमरे से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि आखिर ये पार्क में कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरने लगती है, अचानक से उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि 3 शख्स जो नकाब पहने हुए थे वो डिसीज के गले पे चाकू रखकर उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। ऊपर आने पर एक शख्स जो डिसीज के गले पे चाकू रखे हुए था वो चाकू रखे ही रहता है, लेकिन बाकी के 2 शख्स वेल्सी और उसकी छोटी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं। लेकिन बाथरूम में बंद करने से पहले वेल्सी ने जितने जेवर पहने हुए थे सब कुछ उतरवा लेते हैं और उसके बाद माँ बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके आगे की कहानी वेल्सी को नहीं पता था क्योंकि वो बाथरूम में बंद हो चुकी थी, तो उसने कुछ भी नहीं देखा कि बाहर क्या हुआ। करीब आधा 1 घंटा बीत जाता है और वेल्सी को बाहर से आवाज आनी बंद हो जाती है। तो वेल्सी को लगता है कि शायद वो लोग चले गए। उसके बाद वो बाथरूम के शीशा तोड़ करके बाहर निकलती है, लेकिन जैसे वो बाहर आती है वो देखती है कि डिसीज उसका पति फर्श पे लहूलुहान पड़ा हुआ है। उसको चाकू से मारा गया था क्योंकि चारों तरफ कमरे में खून बिखरे हुए थे। यह देखकर वेल्सी की हालत खराब हो जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचते हैं और फिर पड़ोसी लोग मिलकर के पुलिस को फोन करते हैं। तो ये कहानी वेल्सी ने पुलिस वालों को बताई थी जो इकलौती विटनेस थी पूरे मर्डर में। अब पुलिस के पास वेल्सी के बयान थे और एक मर्डर की पूरी स्टोरीज थी कि आखिर कैसे कैसे हुआ था। अब पुलिस एक्चुअली में यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसके पहले तो वो अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी। फिर पुलिस वाले वेल्सी के द्वारा दिए गए बयान को वेरीफाई करना शुरू कर पता करते हैं कि 27 तारीख को उनके फ्रेंड के यहाँ डिनर पार्टी थी कि नहीं, जो कि सच निकलती है। डिसीज के रिलेटिव ने सच में उनको इनवाइट किया था डिनर पार्टी के लिए। पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि वेल्सी के सास ससुर यही रहते थे, डिसीज और वेल्सी के साथ, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो लोग विदेश चले गए। इसके अलावा पुलिस को एक चीज और पता चलती है कि 28 जून की रात को सूरत में डिसीज के जितने भी रिलेटिव्स और फैमिली थे सब लोग बाहर गए हुए थे
तो उस रात एक्चुअली में दिसीद के कोई भी रिश्तेदार सूरत में नहीं थे, वो बाहर किसी फंक्शन में गए हुए थे। बस दिसीद नहीं गया था फंक्शन में, और वो एक रिलेटिव जिसने दिसीद को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था, एक वो नहीं गया था फंक्शन में। बाकी जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड थे दिसीद के, सब लोग उस रात सूरत से बाहर गए हुए थे। तब पुलिस को डाउट होता है कि आखिर इन लुटेरों को इतनी जानकारी कहाँ से मिली कि दिसीद की कोई भी फैमिली सूरत में नहीं है और दिसीद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अकेले घर पे रहे, क्योंकि तब वारदात करना आसान हो जाता। अगर फैमिली और फ्रेंड्स आसपास हो तो वारदात करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ से पुलिस को शक जाता है कि हो ना कोई घर का मेंबर ही इन्वॉल्व है, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी लुटेरों के पास कैसी थी। तो फिर नौकर, ड्राइवर, पड़ोसियों, आसपास से पुलिस खंगालना शुरू करती है कि कोई ना कोई नज़दीकी है जो इसमें मिला हुआ है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर मामला है क्या, इस केस को आगे कैसे बढ़ाएं। लेकिन पुलिस जैसे जैसे जाँच को आगे बढ़ाने लगती है, अचानक से कातिल का चेहरा पुलिस के सामने आ जाता है। कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कोई बयान नहीं लिया। लेकिन पुलिस फिर भी ऐसे 6 सवाल ढूंढ निकालती है जिससे कातिल का चेहरा अपने आप सामने आ गया था। वो चेहरा वेल्सी का था, दिसीद की पत्नी, जो पिछले 4 दिनों से रो रो कर बुरा हाल था, जो बार बार रो रो कर बेहोश हो जा रही थी, जिससे पूछताछ करने से पुलिस कतरा रही थी। सबको वेल्सी को ऊपर दया रहा था, लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने निकल के आया तो वो खुद वेल्सी ही थी। एक्चुअली वेल्सी ने जो कहानी पुलिस को सुनाई थी, पुलिस उस हर कहानी के हर पहलू को वेरीफाई कर रही थी, हर पहलू को चेक कर रही थी क्या वेल्सी ने जो कुछ भी बोला है वो सच में ऐसा हुआ था क्या। तो उसी स्टोरी में से 6 पॉइंट ऐसे निकल के आए जिससे वेल्सी का झूठ का पर्दाफाश हो गया और उसकी चेहरा सबके सामने आ गया। तो जो पुलिस के पास 6 पॉइंट थे वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, 28 जून की रात को जब ये लोग डिनर से लौटे थे तो वेल्सी ने कहा था कि उसके पति दिसीद नीचे पार्किंग में लाइट को ऑफ करने गया था। पुलिस इस बयान को वेरीफाई कर दिया कि क्या दिसीद नीचे पार्क में लाइट ऑफ करने गया था। अब ये कैसे पता चला? पुलिस पूरे घर को खंगाल लेती है तो घर के फर्स्ट फ्लोर पे पुलिस को एक स्विच पे नज़र पड़ती है। वो स्विच से पार्क की लाइट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो जब घर के फर्स्ट फ्लोर पे स्विच डली है पार्क की लाइट को ऑफ या ऑन करने के लिए, तो दिसीद नीचे पार्क में लाइट ऑफ करने के लिए क्यों जाएगा, जबकि वो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका था। ये खुद वेल्सी के बयान थे कि दिसीद और वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे। तभी दिसीद को अचानक से याद आया कि पार्किंग की लाइट ऑन रह गई है और वो लाइट ऑफ करने के लिए नीचे गया और स्विच फर्स्ट फ्लोर पे। तो दिसीद आखिर नीचे पार्किंग में लाइट ऑफ करने के लिए क्यों जाए? जाहिर सी बात है कि पार्किंग की लाइट उसको वहीं से ऑफ करना चाहिए था। तो यहाँ से वेल्सी का एक झूठ पकड़ा जाता है और इस झूठ का जवाब वेल्सी के पास कुछ नहीं था। स्विच ऊपर होते हुए कोई नीचे जाए, इस बात को डिफेंड कर पाना मुश्किल था उसके लिए। पॉइंट नंबर 2, वेल्सी का कहना था कि जब दिसीद कुछ देर बाद पार्किंग की लाइट ऑफ करके ऊपर नहीं आया तो वो खुद बाहर निकली दिसीद को देखने के लिए। तब वो देखती है कि जीने पे 3 लोग दिसीद के गले पे चाकू रख के उसको ऊपर ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों उस घर में फोर्सफुली एंट्री लिए। जब पुलिस ने चेक किया तो पुलिस को उस घर में फोर्सफुल एंट्री के कोई सबूत नहीं मिला। न दरवाजा टूटा था, न कुंडी खराब थी, न दरवाजे पे कुछ इस तरह के मार्क्स थे जिससे ये पता चले कि ये लोग फोर्सफुली एंट्री लिए। उन 3 लोगों की एंट्री फ्रेंडली थी, इस बात के सबूत पुलिस के पास थे। तो ये कहना कि वो तीनों अचानक से उस घर में घुसे, ये बात झूठ थी। पॉइंट नंबर 3, वेल्सी का कहना था कि वो तीनों उसके गले पे चाकू रख करके उसको फर्स्ट फ्लोर पे लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर उसको मारना ही था, अगर दिसीद का कत्ल ही करना था उन लोगों को, तो वो लोग पार्क में ही क्यों नहीं करती? आखिर वो तीनों दिसीद को चला करके ऊपर क्यों लेके आएंगे? क्योंकि उनको इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो घर पे हो सकता है एक से ज़्यादा मेल मेंबर हो, और प्रॉब्लम ये है कि अगर एक से ज़्यादा मेल मेंबर उनको इस घर में वारदात करना आसान नहीं होगा। तो पुलिस को ये बात हजम नहीं हुई कि पार्किंग एरिया में ना मार करके दिसीद को ऊपर ला करके क्यों मारेगा। कोई लॉजिक नहीं था इसके पीछे। पॉइंट नंबर 4, वेल्सी ने बताया था कि उसको बाथरूम से बंद करने से पहले उसके सारे गहने उतरवा लिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर उस घर में चोरी करने के लिए आए थे। लेकिन जब पुलिस ने दिसीद की लाश देखी तो उसके गले में चैन, हाथ में घड़ी, पर्स, कार्ड्स, सब कुछ इंटैक्ट थे। चोरों ने ना तो उसके गले की चेन उतारा था, ना उसकी अंगूठी उतारी थी, ना उसके पर्स लिए, ना कार्ड लिए। आखिर चोर क्या सिर्फ वेल्सी के गहने चुराने आए थे? तो जो लूटपाट वाली थ्योरी थी यहाँ पे वो गलत साबित होगी। पॉइंट नंबर 5, वेल्सी ने बताया जब दिसीद को सीढ़ी से ऊपर लेके आ रहे थे वो लोग, तो उनमें धक्का मुक्की मारपीट भी हो रही। दिसीद अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहा था और वेल्सी का ये भी कहना था कि उन लोगों ने दिसीद के साथ मारपीट भी की थी। लेकिन दिसीद जो है वो चश्मा पहना करता था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो वो चश्मा पहने हुए था। तो पुलिस का कहना था कि अगर इसको पार्किंग एरिया से मारते पीटते हुए यहाँ तक लाया गया है तो चश्मा ऐसे कैसे है? चश्मा तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन चश्मा तो उसकी आंखों में वैसे ही पहने हुए था। और छठा सबसे आखिरी जिसने वेल्सी की गिरफ्तारी पे कील ठोक दी, और वो ये, वेल्सी ने बताया था पुलिस वालों को कि 3 लुटेरे उसके घर में एंट्री लिए थे। जब पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सिर्फ 2 लोग थे
जो सीसीटीवी में नजर आए वारदात के टाइमिंग के हिसाब से। जिस वक्त कत्ल की टाइमिंग है, जिस वक्त वारदात की टाइमिंग वेल्सी ने बताई थी, उस टाइमिंग में सिर्फ 2 लोग नजर आए उस सीसीटीवी फुटेज में। उसमें तीसरा शख्स कोई था ही नहीं। तो एक्चुअली में उस घर में सिर्फ 2 लोग ही एंट्री किए थे, तीसरा कोई था ही नहीं, क्योंकि कैमरा तो झूठ नहीं बोल सकता ना। जो कत्ल की टाइमिंग है उस वक्त सिर्फ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उस घर में सिर्फ 2 लोगों की एंट्री हुई है। तो यहाँ भी वेल्सी ने झूठ बोला। तो ये 6 पॉइंट ऐसे थे जिसको पुलिस ने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था। और जब ये 6 पॉइंट वेल्सी के सामने रखे गए तो वेल्सी इस बात का जवाब दे नहीं पाई और उसके बाद ऑफिशियली वेल्सी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उससे सही तरीके से पूछताछ की गई। वो फिर भी पुलिस को कई घंटों तक घुमाई, लेकिन जब पुलिस के अंदाज में उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि आखिर ये सब क्यों किया। दरअसल वेल्सी शादी से पहले सुकेतु नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वेल्सी और सुकेतु दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे और दोनों घर वाले इस दोनों की शादी नहीं करना चाहते थे। इस दौरान वेल्सी की शादी दिसीत से हो गई और सुकेतु की शादी किसी और से हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए और जब कभी भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलने लग गए। तो पुलिस ने पूछा कि ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, तो दिसीत को बिना मारे हुए भी तो एक साथ रह सकते थे। सिंपल था, तलाक दे देते और साथ में रह लेते। तो वेल्सी ने पुलिस वालों को बताया कि अगर वो दिसीत को छोड़कर सुकेतु से शादी कर लेती, दिसीत के जितने जायदाद थे, धन संपत्ति थे, वो उसको नहीं मिलते और सुकेतु के पास उतने थे नहीं। तो इसको सुकेतु और धन संपत्ति दोनों चाहिए थे, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। वेल्सी और सुकेतु दोनों मिलकर के एक साजिश रचते हैं। सुकेतु अपने एक खास दोस्त को अपने साथ मिलाया और वो दोनों नकाब पहन करके 28 जून की रात को उसके घर में आते हैं, वेल्सी के घर में। वेल्सी को अच्छे से पता था कि 28 जून को कोई भी फैमिली यहाँ नहीं है, यानी सूरत में नहीं है। तो इस दिन का डेट खुद वेल्सी ने डिसाइड की थी। और जो सुकेतु के साथ वाला था वो एक ड्राइवर था। वो दोनों नकाब पहन करके वेल्सी के घर में एंटर करते हैं। और एक्चुअली में जब दिसीत और वेल्सी डिनर से वापस आए थे तो वेल्सी अपने पति से बोलती है कि तुम ऊपर जाओ, मैं दरवाजे लगा के आती हूँ। और वो दरवाजा लगाती नहीं है, एक्चुअली जस्ट दरवाजे को सटा करके आ जाती है। इसी वजह से सुकेतु और उसका जो फ्रेंड था वो आसानी से एंटर कर जाता है, क्योंकि उनको पहले से सब कुछ पता था, टाइम वगैरह सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। उसी टाइम के हिसाब से वेल्सी अपने पति के साथ घर वापस लौटती है। प्लान के अकॉर्डिंग सुकेतु ने रेनकोट, चाकू, मिर्ची पाउडर ये सब कुछ लेकर के साथ में आया था। द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, दिसीत का कत्ल हो रहा था, दोनों मिलकर जब उसको मार रहे थे, वेल्सी का आशिक और आशिक का फ्रेंड ड्राइवर, उस वक्त वेल्सी दिसीत के सामने खड़ी हुई थी, चाकू मारते हुए देख रही थी। चाकू मारने के कुछ देर बाद तक, जब तक उसकी सांसें चल रही थी, तब तक वो खड़ी होकर उसको देख रही थी और अपने पति को अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखती रही, उसको मरते हुए देखती रही। और उसके बाद वो उन दोनों से बोलती है कि चेक करो कि ये सही से मरा है कि नहीं। और जब उन्हें तसल्ली होगा कि दिसीत मर चुका है, फिर वेल्सी अपने जेवर गहने उसको सौंपती है, खुद ही अपने हाथों से उतार कर सामान सारा इधर उधर फैला देती है। उसके बाद वो दोनों घर से निकल जाते हैं और फिर वेल्सी बाथरूम का शीशा तोड़ती है अपनी कहानी बनाने के लिए और फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी आगे की कहानी आपको पता है। जिसमें पुलिस लगभग 4 दिनों तक क्लूलेस थी कि आखिर कातिल है कौन। और उसके पीछे रीजन भी है। पुलिस बताती है कि वो जितना दहाड़ मार मार के रो रही थी और जल्दी जल्दी बेहोश हो जाती थी, किसी को उस पर शक हो ही नहीं सकता। शादी के महज 2 साल ही हुए थे, इसलिए सबको उससे हमदर्दी। आज तक समझ नहीं आया कि वो बेहोश कैसे हो जाती थी, उसके आंसू कैसे निकल रहे थे जो कि रियल थे। लेकिन उसका यही ड्रामा, यही आंसू और यही बेहोश होना ही था जिसने पुलिस को कई दिनों तक उलझा रखा था। कुछ पुलिस वालों का तो ये भी कहना था कि अगर वो एक भी बयान ना देती, सिर्फ इतना कहती कि मैं घर में आई और मुझे कुछ पता नहीं था, तो शायद पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाए। लेकिन उसने जो कहानी बनाई, स्विच वाली बात या 3 लुटेरे वाली बात, लूटपाट की बात, और वहां पे वो फंस गई जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज है नहीं। कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई क्लू छोड़ ही देता है, और इसने तो 6 क्लू छोड़े थे, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल तो ये थी नहीं। जून 2016 में ये घटना हुई, लेकिन उसके लगभग 3.5 साल बाद सूरत के लोकल कोर्ट ने इन तीनों को जमानत दे दी थी, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो थे, पुलिस के पास एक स्टोरी भी थी, लेकिन पुख्ता कोई सबूत नहीं था, क्योंकि आई विटनेस कोई था नहीं और उस छोटी सी बच्ची के बयान लिए नहीं जा सकते थे। तो सबूतों के अभाव में इन तीनों को बरी किया गया है, लेकिन ये लोकल कोर्ट के द्वारा किया गया है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, तो पुलिस आगे भी जाएगी। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लोकल कोर्ट से तो आपको जमानत मिल जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के आप पे चार्जेस लग जाते हैं। इस केस में आगे जब भी कुछ होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। इस पूरी कहानी का सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो जो 1.5 साल की बच्ची, उनकी उस बच्ची के पिता की जान उसकी माँ ने ले ली और माँ जेल चली गई और 1.5 साल की उम्र में वो अनाथ हो गई। तो इस पूरी कहानी में एक बेकसूर बच्ची को पूरी लाइफ टाइम के लिए अनाथ होने का सजा मिल गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग जिंदगी को कितना कम आंकते हैं, कैसे चुटकियों में फैसला ले लेते हैं, कैसे चुटकियों में कत्ल कर देते हैं, कैसे चुटकियों में उनको जेल हो जाती है। ज़िंदगी एक अनमोल गिफ्ट है, इसको इन सब फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करें, और ख़ास करके तब जब आपके पास एक बच्चे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तो आपको बेहद सतर्क होना चाहिए लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको क्राइम की कहानियों में दिलचस्पी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए